नेपाल में तबाही का सैलाब आया है। तस्वीरें जो आप मेरे पीछे मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये उस बात की गवाह हैं जब इस तबाही ने लोगों का सब कुछ तहस नहस कर दिया। नेपाल की इस तबाही से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 165 लोगों की यहां पर इस हादसे में मौत हो चुकी है। 750 लोगों से ज्यादा अब भी लापता हैं। सेना समेत बाकी टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और लापता लोगों को तलाशा जा रहा है। रेस्क्यू टीमों में नेपाल पुलिस के मुताबिक भोटेकोशी नदी के इस बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है और 750 लोग ऐसे हैं अब भी जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनको तलाशा जा रहा है। 27 पुल बह गए हैं, 7 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उस खौफनाक मंजर की हैं जिसने नेपाल में भयंकर तबाही मचाकर रख दी। एनडीटीवी उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह सब हुआ है। आपके लिए ग्राउंड जीरो से पल पल के अपडेट हम लेकर आ रहे हैं और लगातार आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कैसे रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है, कैसे भारत सरकार भी नेपाल की इस तबाही में नेपाल के साथ खड़ी है, नेपाल में मदद कर रही है। तो ये तस्वीरें ऐसी हैं जो किसी के भी मन में खौफ पैदा कर सकती हैं कि प्रकृति इतना रौद्र रूप यहां पर दिखा सकती है। अब वजह इसकी कुछ भी रही हो, लेकिन जिस बहाव से ये पानी नीचे आया उसने तबाही मचा कर रख दी है। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम मौजूद है। रणवीर हमारे साथ नेपाल से ही जुड़े हैं, सोमू आनंद पटना से हैं और ऋषभ मानवेंद्र प्रताप नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि भी हमारे साथ हमारे सहयोगी नेपाल से हैं। रणवीर, जरा पहले आप बताइए, 157 लोगों की मौत की खबर चल रही थी, अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। जी बिल्कुल, पूरी रात ऑपरेशन चला है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो डेड बॉडीज हैं वो एक के बाद एक बढ़ती जा रही है और अब जो अभी लेटेस्ट फिगर है नेपाल पुलिस का वो 162 है। 162 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। 41 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। 28 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो लापता हैं, जिनका अभी पता नहीं चल पाया। और अगर हम थोड़ा सा इस घटना के बारे में जाने तो लगभग 24 घंटा होने को है। 8:30 से 9 के बीच में कल ये मामला घटा था और ये हुआ कहाँ था? तिब्बत में जब ये एक ग्लेशियर फटा और ग्लेशियर फट के नेपाल में वो पानी दाखिल होता है तो नेपाल में रसुआ जिले में आता है और भोटेकोशी नदी से वो पानी जाता है। अभी तक की डेड बॉडीज मिली है, उसमें जो रेशियो है डेड बॉडीज का वो सबसे कम रसुआ में मिला है। उसकी वजह ये है कि या तो वहां पे डेड बॉडीज जो मलबा है उसके नीचे दबी हुई है या फिर जो डेड बॉडीज हैं वो बह करके निचले हिस्से में आई हैं, क्योंकि वो ऊंची पहाड़ियों वाला इलाका और वहां से भोटेकोशी नदी नीचे आती है। और जैसी तस्वीरें हैं लग रहा है ऐसा रणवीर के वो मलबा इतना ज्यादा है कि सब कुछ उसके नीचे ही यहाँ पर दब गया। अब कितना वक्त लगता है रेस्क्यू में, यहाँ पर ही देखना होगा। रवि भी हमारे साथ है। रवि, देखिए 7 जिले बताए जा रहे हैं नेपाल के जो इस बाढ़ की वजह से, इस तबाही की वजह से प्रभावित हुए हैं। जरा बताइए कौन कौन से जिले हैं, कहाँ कहाँ से नदी होकर गुजरती है जहां पर तबाही मची है? देखिए, जो आपने बता दो, सन 2012 और 13 में केदारनाथ की जैसे प्रलयकाली हालत हुई थी, आप समझ लीजिए कि उस टाइप पे क्या हुआ था, वही हालत अभी यहाँ दिखने को मिला है। और ये तिब्बत साइड में अभी गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने, ये गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को, फॉरेन मिनिस्ट्री को ये बताया है कि वहाँ जो बर्फ और चट्टानों का हिमस्खलन हुआ है, ये जो अभी अभी आया है नया एक डाटा कि वो जो हिमस्खलन हुआ है उस एरिया में 75% और होने का फिर तादाद में उधर क्लियर नहीं हुआ है। इसीलिए रेस्क्यू के लिए भी आप लोग को सजग होकर बैठना पड़ेगा और हम आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। 75% और हो सकता है का मतलब रवि कि अभी सिर्फ 25% हिमस्खलन था जिसका असर ये दिखा? जी हाँ, अभी 25% ही ये जो आया है ये हुआ है और 75% अभी बाकी है। ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को, फॉरेन मिनिस्ट्री को ये चीज जानकारी मिली है। और ये मतलब ये आंकड़ा ये है कि आप एक हिसाब से डराने हिसाब से भी लग रहा है। मुझे लगता है ये प्रलयकारी से ज्यादा इसको क्या बोल सकते हैं। ये तो बहुत फिक्र वाली बात आप रवि बता रहे हैं। अब देखिए, अगर सिर्फ 25% का असर इतना भयानक वहां पर था तो अगर दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसी हालत बनी तो कितना बड़ा नुकसान वहां पर हो सकता है। रवि, जरा बताइएगा आप ये भी कि कितना बड़ा खतरा अभी भी नेपाल पर यहां पर मंडरा रहा है। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, देखिए बहुत सारे भारतीय वहां पर मौजूद थे जिनकी तलाश अभी की जा रही है, वो लापता वहां पर हो गए। जरा बताइए उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है और कैसे भारत सरकार मदद कर रही है नेपाल में इस त्रासदी में?
देखिए, जिस तरीके से अगर भारतीयों की बात करें तो कुछ 105 हमें भी बताया जा रहा है जो भारतीय हैं जो अभी लापता हैं। इनमें से कई जो हैं वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल के रास्ते जा रहे थे और बताया जा रहा है कि सदगुरु के आश्रम का एक ग्रुप था जो 79 लोगों का था, वो इमिग्रेशन सेंटर पे था और उनका अभी कोई अता पता नहीं है। और कई ऐसे हैं जो कि हैं तो सुरक्षित, लेकिन उनसे अभी भी कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो फोन लाइन्स हैं वो टूट गई हैं, कई जो नेटवर्क नहीं है कई इलाकों में जहां पे ये टूरिस्ट हैं, और इस वजह से भी काफी कंफ्यूजन का माहौल है। जो हमारा दूतावास है जो हमारा काठमांडू में, उन्होंने अपनी हेल्पलाइन नंबर्स निकाली हैं। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर चलेंगी। अगर किसी को भी कोई भी ऐसा सूचना चाहिए तो वो इन नंबरों पे कॉल कर सकता है, डिस्ट्रेस कॉल भी कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत क्या कर रहा है, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बालेन शाह को कॉल किया जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। उनको हर उचित और संभव मदद का वादा किया। उसके तुरंत बाद हमें खबर मिली कि भारतीय वायुसेना के 2 जहाज तैयार हैं नेपाल जाने के लिए। एक तो कल रात में C-130J 10 टन सामान, जिसमें कि टैंक हैं, जिसमें हाइजीन किट्स हैं, जिसमें मेडिसिन हैं, जिसमें सोलर लैंप्स हैं, ऐसी चीजों को लेकर के नेपाल जा चुका है। और दूसरा जो बड़ा जहाज है C-17 ग्लोब मास्टर, वो आज किसी वक्त, अभी लोडिंग चल रही है, जैसे हम बात करें उस वक्त लोडिंग चल रही है और किसी भी वक्त आज वो नेपाल के लिए निकल जाएगा। जहां तक सेना की बात है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो फौज की जो इंजीनियरिंग कोर है, फौज की जो इंजीनियरिंग कोर है, वो दोनों स्टैंड बाई पे हैं। और अगर नेपाल की तरफ से मदद मांगी जाती है तो एनडीआरएफ और बिल्कुल, तो जरूरत पड़ेगी अगर, तो उसके लिए भारत और ज्यादा मदद के लिए भी यहाँ पर तैयार है। ऋषभ, आप रहेगा हमारे साथ। तो देखिए, जरूरी सामान भी भारत पहुंचा रहा है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहा है क्योंकि मुश्किल वक्त है नेपाल के लिए। रणवीर, जरा ये बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिस तरह की तबाही की तस्वीरें हमने देखी हैं, पूरे की पूरी आबादी को बहाकर ये पानी ले गया है। अब कितना नुकसान यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ है? क्या सिग्नल वहां पर है, कनेक्टिविटी वहां पर है, सड़कों से आ जा पा रहे हैं उस जगह पर जहां पर ये तबाही मची? देखिए, 7 जिले हैं नेपाल के जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। उसमें रसुआ वो इलाका है जहां से ये बाढ़ शुरू होती है, ये जो तबाही है वो शुरू होती है। रसुआ में डेड बॉडीज की संख्या जो अभी है वो 1 ही थी, लेकिन जब हम आगे आते हैं स्पायबर्सी में तो वहां पर तबाही बहुत ज्यादा है। उसके बाद आगे जैसे जैसे मुगलिन की तरफ आते, तो देखिए, कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे थे। रणवीर की आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनके पास हम चलेंगे, कोशिश करेंगे और ज्यादा जानकारी लेने की। तो ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी लगातार आपके लिए ताजा अपडेट यहां पर दे रहा है। देखिए, 6-7 जिले ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं इस तबाही के अंदर, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार नेपाल से जो आ रही हैं वो दिखा रहे हैं। अब एक और अपडेट आपको देते हैं। देखिए, नेपाल की बाढ़ में 130 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। मानसरोवर यात्रा पर यहां पर श्रद्धालु गए हुए थे जो इस बाढ़ में फंस गए। तमिलनाडु के 57 तीर्थयात्री लापता बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार का एमईए से संपर्क इस सिलसिले में लगातार जारी है। बंगाल के दुर्गापुर के 6 यात्रियों से भी संपर्क टूट गया है। तो 130 से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जिनको यहां पर तलाशा जा रहा है। रणवीर, कोई खबर इनको लेकर मिल पा रही है? सुरक्षित हैं ये लोग, कहीं फंसे हैं या क्या जानकारी मिल रही है? रणवीर, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, रणवीर तक आवाज नहीं जा रही है। रवि, अगर आप ये बात बता पाए कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, 130 बताया जा रहा है कि उनकी संख्या है, उनको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? जी, अब ये जो मिसिंग है, मिसिंग में सबसे ज्यादा भारतीय है और ये लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। और कल रात को जो नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने एक आंकड़ा निकाला था, उसमें आंकड़ा से हिसाब से 133 लोगों को उसमें भारतीय मिसिंग है। और ये लोग सभी लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले हुए थे। और इसके अलावा यूएसए और ब्रिटिश, साउथ अफ्रीका, मलेशियन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, कम से कम ये बहुत 1 दर्जन से ज्यादा लोग भी वहां से मिसिंग में। और यूएस के भी कम से कम 50 के आसपास में यूएस के नागरिक भी वहां से मिसिंग में हुए हैं। और यूएस के फॉरेन मिनिस्ट्री और जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें अभी स्टेटमेंट जारी किया है आज सुबह। और उन्होंने खोज तलाश उद्देश्य के लिए बर्मा पर हेल्प करने के लिए भी उन्होंने ये बोला है।
आप बता रहे थे जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है रसुआ, रसुआ के बाद नुआकोट, नुआकोट के बाद धादिंग, धादिंग के बाद चितवन। ये 4 जिला बहुत ज्यादा उसमें आया हुआ है। और जैसे जैसे आप चितवन में पहुंच जाएंगे तो डेथ बॉडी सबसे ज्यादा चितवन में मिले हुए हैं, क्योंकि चितवन एक तराई एरिया है और रसुआ पहाड़ी एरिया है। रसुआ नुआकोट में जैसे दर्जनों गांव ऐसे गांव है और ऐसे थोड़ा छोटा सा सिटी भी थे, ये लोगों का सभी तबाह कर दिया है। और मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत कम है। अब हमें अभी धीरे धीरे अब आज वैसे रवि उम्मीद करते हैं कि आंकड़ा ये ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि बहुत जिस तरह की तस्वीरें दिखी हैं उससे बहुत खौफनाक स्थिति वहां पर हो सकती है। 750 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको तलाशा जा रहा है। आप रहेगा हमारे साथ। एक और अपडेट देखिए आपको देते हैं हम। नेपाल की मदद में भारत भी जुटा हुआ है और बाढ़ में भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना है। यहाँ पर आईएएफ ने C-130J राहत विमान अपनी तरफ से भेजा है। नेपाल 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है। राहत सामग्री के साथ दवाएं यहां पर भेजी गई हैं। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन अब यहां पर तेज हुआ है, क्योंकि संकट की घड़ी है, मुश्किल हालात है नेपाल के अंदर और भारत हर तरह से यहां पर मदद कर रहा है। नेपाल के साथ भारत खड़ा हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संकट की इस घड़ी में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी कहा। रवि देखिए, भारतीय वहां पर मुश्किल में है ये तो आपने बताया, लेकिन भारत किस तरह से नेपाल के साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़ा हुआ है, जरा इसको भी आप समझाइए। किस तरह की जरूरतें वहां पर इस वक्त हैं और भारत की तरफ से लगातार वहां मदद भेजी जा रही है। ये ऑब्वियसली, क्योंकि जो नेपाल में कोई भी घटना होगी इस तरह की, जैसे इससे पहले का महाभूकंप गया था उस टाइम का और अभी का, उसमें भारत का अहम रोल रहता है कभी भी, क्योंकि सबसे नजदीक का पड़ोसी देश, क्योंकि वीजा का हमें बाउंड्री नहीं है, तो इस वजह से भारत से शुरू में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र जी को टेलीफोन में बात करके भरपूर सहयोग हेल्प देने के लिए उन्होंने वचन दिया है। उसके बाद उधर भारतीय वायुसेना का पहला खेप मतलब मेडिसिन सहित का टीम, एक रेस्क्यू टीम आया है कल रात को, और रेस्क्यू टीम आने का अभी आश्वासन मिला है। बिल्कुल, जो जरूरतें हैं वो भारत यहाँ पर मदद कर रहा है। रवि आप रहेगा हमारे साथ। देखिए, जो स्थिति वहां पर बनी है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए थे, और ऐसे में भारत हर जरूरी मदद वहां पर नेपाल को पहुंचा रहा है। वहां के प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का किया है। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, भयावह स्थिति वहां पर है। चंद मिनटों में एक पूरा इलाका जमींदोज करने वाला मलबा यहां पर आया और सब कुछ इसके साथ तहस नहस हो गया। कुछ सवाल इससे सिर उठाते हुए खड़े हैं, आखिर रसुआ में बारिश नहीं हुई तो फिर इतना बड़ा सैलाब कहां से आ गया? इन्हें लेकर अलग अलग थ्योरी हैं जो यहां पर तैर रही हैं। नेपाल के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तबाही तिब्बत की तरफ किसी पुरानी ग्लेशियर झील के फटने या फिर नए ग्लेशियर के खिसकने से आई हो सकती है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि बर्फ और चट्टान के खिसकने के बाद जैसे हालात बनते हैं, कुछ वैसी तस्वीरें सैटेलाइट की तस्वीरों में यहां पर बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन आखिर हकीकत क्या है, ये जब जांच की जाएगी तब समझ में आएगा। लेकिन रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो आप देखिए। नेपाल में इस वक्त मौत का सन्नाटा है, अपनों को खोने का दुख है और भयानक त्रासदी के जख्म है। लेकिन इन जख्मों का स्टार्टिंग पॉइंट आखिर क्या था? नेपाल के लिए जो नदी जीवनदायिनी थी, वो अचानक जीवन हरने वाली कैसे बन गई? ये तस्वीरें नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट अथॉरिटी के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुई हैं। तबाही को लेकर पहला असेसमेंट साझा किया गया। शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नेपाल चीन बॉर्डर पर बर्फ और चट्टान खिसकने के कारण लेंधे नदी में ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ आई। इसका मतलब यही लगता है कि पलक झपकाते ही गांव के गांव लील लेने वाला यह सैलाब किसी बरसाती तूफान से नहीं, बल्कि हिमालय की गोद में छिपे एक खौफनाक साइंटिफिक ट्रिगर से आया था। एक्सपर्ट्स की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि यह सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि पहाड़ों के ऊपर बने एक वाटर बम के फटने का नतीजा थी।
काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दूसरे वैज्ञानिकों के मुताबिक तबाही का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा पर बहने वाली लेंदे नदी बना। शुरुआती वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि ऊपरी तिब्बती इलाके में बर्फ और पत्थरों का एक विशाल हिस्सा टूटकर सीधे लेंदे नदी में गिर पड़ा, यानी आइस रॉक एवलांच आया, और फिर इसी हिमस्खलन ने नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। नदी का पानी वहीं रुकने लगा और कुछ ही देर में एक अस्थायी झील बन गई। जब पानी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ा तो वो बर्फीला बांध एक झटके में टूट गया और बेतहाशा पानी तबाही बनकर नीचे दौड़ पड़ा। मैं कुछ बातें सुन रही हूँ कि झील फट गई, जिसे ग्लोव कहते हैं। मुझे भूकंप की बात भी पता चली है और रिपोर्ट है कि हिमस्खलन भी आया। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं। इससे ग्लेशियर कैसे ट्रिगर हुआ और बारिश भी कम हुई, ना के बराबर हुई, क्योंकि अगर आप धराली हादसे को भी देखेंगे तो वहाँ भी बारिश कम हुई थी। 8 mm की बारिश हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये सही है कि हिमालय में हलचल तो हो रही है और अगर आप सैटेलाइट डेटा देखें तो उसमें एक झील फटती दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों और मैप पर नजर डालेंगे तो नेपाल में तबाही का सिस्टम और क्लियर होगा। यह है नेपाल के उत्तर में रसुआ जिला, जो चीन के तिब्बत से जुड़ा हुआ है। ये पूरा ऊंचे पहाड़ों वाला इलाका है। भोटे कोशी नदी में अधिकतर पानी तिब्बत से ही आता है। अब नजर डालते हैं दूसरी तस्वीर पर। इसमें एक और चीन है और दूसरी ओर नेपाल। तिब्बत में भोटे कोशी नदी के पीछे पोछो या मात्सांग सांगपो कहते हैं। तिब्बत में भोटे कोशी नदी को पोछू या मत्सांग सांगपो कहते हैं और नेपाल में आगे जाने पर इसे त्रिशूली कहते हैं। तिब्बत में भोटे कोशी नदी झांग जांगबो ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर 8013 मीटर ऊंचे शीश पांगमा पर्वत के दक्षिणी ढाल पर है। भोटे कोशी की एक सहयोगी नदी है जिसे लेंदे कहते हैं, जिसका काफी पानी भोटे कोशी में आता है। लेंदे नदी का कैचमेंट इलाका नेपाल के लांगतांग इलाके का उत्तरी छोर है। इस इलाके में और उत्तर की ओर जाएं तो ग्लेशियर लेक हैं, जिसमें से कुछ नक्शे में दिखते हैं। माना जा रहा है कि ऐसी ही एक ग्लेशियर लेक के भूकंप के कारण टूटने से पहले लेंदे नदी और फिर भोटे कोशी नदी में सैलाब आया। बीते साल भी भोटे कोशी नदी में ऐसी ग्लेशियर लेक टूटने से भारी बाढ़ आई थी। तब 24 लोग लापता हो गए थे। हमें इस मामले को काफी गंभीरता से लेना होगा। हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करना होगा। ये एआई या फिर उपकरण आधारित हो सकते हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हिमालय का तापमान देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले और ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर मिशन मोड में काम करना होगा और समझना होगा कि हम इसे लेकर कैसे आगे बढ़ें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बर्फ का इतना बड़ा हिस्सा अचानक टूटा क्यों? इस रहस्य का जवाब भी अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट में छिपा है। अब वैज्ञानिक सिर्फ हिमस्खलन पर ही नहीं रुक रहे, बल्कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव की संभावना की भी गहन जांच की जा रही है। सेंटिनल सैटेलाइट डेटा बताता है कि इस हिमालय क्षेत्र में दर्जनों ऐसी बड़ी ग्लेशियर झीलें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार ओवरफ्लो हो रही हैं। रसुआ की यह जल प्रलय साबित करती है कि अब हिमालय क्षेत्रों में तबाही मचाने के लिए मानसूनी बारिश की जरूरत ही नहीं बची। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन ग्लेशियर्स इस कदर अस्थिर हो चुके हैं कि जरा सा भूकंप या थोड़ा सा तापमान बढ़ते ही नदियां मौत का सैलाब बन जाती हैं।